हेलो स्टूडेंट्स, आज इसी ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम कैसे बनता है सी लैंग्वेज में। और आज के प्रोग्राम में हम बनाएंगे यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं। ठीक है, पिछले हमने प्रोग्राम्स में हमने पढ़ा था कि स्टैटिक प्रोग्राम्स हमने बनाए थे जिसमें वेरिएबल की जो वैल्यू थी कंपाइल टाइम पे दी थी। आज के जो हम प्रोग्राम बनाएंगे इसकी वैल्यू हम यूजर से इनपुट कराएंगे। तो स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इस पूरी सीरीज के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिले और सी के अलावा और भी लैंग्वेजेस है उसके भी ट्यूटोरियल आपको पढ़ने को इजी वे में मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने का। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हमको हेडर फाइल्स इंक्लूड करना पड़ती है। तो हमने सबसे पहले वाली हेडर फाइल इंक्लूड करी है stdio.h। stdio का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और हैश क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि हेडर फाइल्स को मेमोरी में लोड करता है। दूसरी हेडर फाइल कौन सी होती है? conio.h। ठीक है, ये कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है और ये कंसोल स्क्रीन को या कंसोल स्क्रीन पे काम करने वाले फंक्शंस के डेफिनेशन इसके अंदर लिखी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन बनाता हूं मैं। मेन फंक्शन के अंदर अब मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पूरा लॉजिक लिखना है। तो आप सभी को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले जब भी कोई प्रोग्राम बनाने की आपके दिमाग में आए तो उसका पहले फॉर्मूला सोचे कि फॉर्मूला क्या है। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैं ये प्रोग्राम में नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। एरिया का लिए हमने ले लिया ए इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ये आपका एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया कैलकुलेट रेक्टेंगल का एरिया को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? यहाँ पर हमको 3 वेरिएबल लग रहे हैं, ए, एल और बी। ठीक है, यहाँ पर अब हमेशा इसमें चीज ध्यान रखना है कि इसमें इनपुट वेरिएबल कौन से आए और किसमें हम आउटपुट को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर एल और बी जो है इक्वल टू के जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे है वो, या स्क्रीन की तरफ से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो आपके इनपुट होंगे और राइट हैंड साइड पे जो है वो आपका आउटपुट होगा। ठीक है, मतलब ए यहाँ पर आउटपुट वेरिएबल है और एल और बी आपके इनपुट वेरिएबल है। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले को देखते ही क्लियर हो गया कि इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल लगेंगे। 3 वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना पड़ेंगे। कौन कौन से? ए, एल और बी। तो हम यहाँ पर इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल ले लेते हैं, ए कॉमा एल कॉमा बी। ठीक है, पिछले प्रोग्राम में हमने इनकी वैल्यू यहीं पर स्टैटिकली डिक्लेयर कर दी थी। इस प्रोग्राम में हम यूजर से इनपुट कराएंगे। तो यूजर से इनपुट कराना है तो हमको यूजर को पहले एक मैसेज शो करना पड़ेगा कि आपको वैल्यू इनपुट करनी है। जब तक हम मैसेज शो नहीं करेंगे यूजर को कैसे पता चलेगा कि उसको वैल्यू इनपुट करनी है? तो हम यहाँ पर यूजर से मैसेज एंटर कराते हैं, प्रिंट कराते हैं मैसेज यूजर के लिए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। हमने एक एक मैसेज प्रिंट किया। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक नया एस्केप से कैरेक्टर यूज किया है जिसे हम स्लैश एन बोलते हैं। ये क्या काम करता है? बेसिकली ये न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, मतलब इसको लिखने से अगली बार जो भी इसके बाद लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, है ना, नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो हमारा अभी एक स्टेटमेंट आया है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मतलब अब आपको ए की वैल्यू इनपुट करनी है। तो मैंने एक यूजर से इनपुट करने के लिए एक फंक्शन होता है स्कैनफ फंक्शन, जो कि stdio.h में ही इसकी डेफिनेशन दी गई है। जैसे प्रिंटफ की डेफिनेशन stdio.h में दी गई है, वैसे ही स्कैनफ की फंक्शन की भी डेफिनेशन stdio.h में दी गई है। ठीक है, तो स्कैनफ फंक्शन के कितने पार्ट होते हैं? स्कैनफ फंक्शन के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जो डबल कोड के अंदर आता है जिसमें एक्सेस मॉडिफायर दिए जाते हैं कि आपको किस टाइप की वैल्यू को इनपुट करना है, और दूसरा पार्ट आता है जिन भी वेरिएबल को आपको इनपुट करना है उनका एड्रेस ऑपरेटर आपको पास करना पड़ेगा। हमको यहाँ पर कितने वेरिएबल इनपुट करने हैं? अभी तो एक वेरिएबल इनपुट करना है। सॉरी, यहाँ मैंने लिख दिया था इंटर द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर आएगा इंटर द वैल्यू ऑफ एल, क्योंकि ए तो आउटपुट है तो हम यहाँ एल की वैल्यू इनपुट करेंगे। तो यहाँ आएगा कितनी वैल्यू हमको इनपुट करनी है? 1। और किस टाइप की है वो? इंटीजर टाइप की है, तो हम यहाँ लगाएंगे परसेंटेज डी। ठीक है, देन कॉमा लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ एल। ठीक है, ये एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है? एल को स्टोर करेगा मेमोरी में।
एक जहां भी एल वेरिएबल जैसे हमने लिखा इंटीजर एल, तो मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट हो गया इंटीजर 2 बाइट का, जिसका नाम एल होगा और एक एड्रेस होगा। उस एड्रेस में हम जो भी वैल्यू इनपुट करेगा यूजर, उस एड्रेस पे जाके वो वैल्यू स्टोर होगी। तो इस तरह से एल की वैल्यू स्टोर हो गई है। अब हम वापस से प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ बी। अब हमको किसकी वैल्यू इनपुट करानी है? बी की। तो हमने फिर से एक स्टेटमेंट दिया और फिर से एक फंक्शन लिखा स्कैनफ परसेंटेज डी, क्योंकि अभी एक ही वेरिएबल को इनपुट करना है, तो हमने परसेंटेज डी एक बार लिखा और यहाँ पर लगाया बी। ठीक है, तो हमारा ये स्कैनफ वाला पार्ट हो चुका है। अब हमको लगाना है फॉर्मूला ए इक्वल टू एल इंटू बी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने का। एल की वैल्यू भी यूजर से इनपुट करा ली हमने और बी की वैल्यू भी कैलकुलेट करा लिए। दोनों का मल्टीप्लाई होगा और किसके अंदर आ जाएगा? ए के अंदर आउटपुट आ चुका है। अब हम प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करना है हमको? ए की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हम पहले हम यहाँ मैसेज दे देंगे एरिया ऑफ रेक्ट ANGLE रेक्टेंगल इक्वल टू। अब रेक्टेंगल इक्वल टू के बाद हमको वैल्यू प्रिंट करना है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? परसेंटेज डी लगाएंगे। और किसकी वैल्यू प्रिंट करना है? ए की वैल्यू प्रिंट करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए और गेट ch फंक्शन यहाँ पे हमने कॉल करा। अब हम ऊपर एक फंक्शन कॉल करना भूल गए थे CLR, तो वो भी हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं ताकि हमारी आउटपुट स्क्रीन क्लियर रहे। इसके बाद इस प्रोग्राम का हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, देन इसको रन करेंगे। तो ये इसने हमारे को एक मैसेज आया, सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, इंटर द वैल्यू ऑफ एल। मैंने इनपुट करी 5। ठीक है, अब बोल रहा है बी की वैल्यू इनपुट करो, मैंने इनपुट करी 6। 5 6 जा 30। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसने 30 कैलकुलेट कर दिया है। ये देखिए इसमें क्या हुआ, पिछली बार आउटपुट सेम आ रहा था, इस बार हमने वैल्यू चेंज कर दी 2 और 3, तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल पिछली बार 30 था, इस बार 6 हो गया। तो ये कैसा प्रोग्राम बन गया? ये यूजर से इनपुट करने वाला प्रोग्राम बन चुका है। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम था आज का एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।